नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कल हम पढ़ चुके थे भारतीय संविधान के बारे में और भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं वो हम 10 विशेषताएं पढ़ चुके थे। आज हम उसके आगे की विशेषताओं का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जिसमें से है 11वें नंबर की विशेषता है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, संघात्मक व एकात्मक। संघात्मक एकात्मक शासन प्रणाली। हम दोनों ही विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि संघात्मक व एकात्मक शासन प्रणाली क्या है। संघात्मक शासन प्रणाली ये यूएसए के अंदर लागू, कहाँ पे लागू है, ये यूएसए के अंदर। और हमारे यहाँ संयोग है, मतलब संयोग मिला के बनाई गई है, मतलब संघात्मक शासन प्रणाली भी है और एकात्मक दोनों को मिलाएगी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, भारत के अंदर जो शासन प्रणाली वो अर्ध संघात्मक है। कैसी है, अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली का यहाँ पे क्या किया गया है, उपयोग किया गया। अब संघात्मक शासन प्रणाली के हम कुछ उदाहरण लेते हैं। क्या है उदाहरण, जैसे है समझौते का परिणाम। ये समझौते के परिणाम के रूप में जानी जाती है, मतलब वहां केंद्र और राज्यों के मध्य क्या चलता है, समझौता चलता है। अब समझौता किस तरह, व्यापार का समझौता हो सकता है या कुछ कानून से संबंधित समझौता हो सकता है। ऐसे समझौते के माध्यम से क्या है, शासन व्यवस्था लागू होती है। ठीक है, जैसे के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और वहां संघात्मक शासन प्रणाली, राज्यों के पास पूर्ण स्वतंत्रता। और वहां से क्या होता है, राज्यों के पास पूर्ण स्वतंत्रता। राज्य के पास में क्या होती है, वहां पे पूर्ण स्वतंत्रता होती है। राज्य अपने मामले में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अपने खुद के कानून बनाते हैं। वहां केंद्र का कानून नहीं, अपने खुद के कानून होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में है तीसरा है राज्यों का अपना संविधान। राज्यों का अपना संविधान, राज्यों का अपना क्या होता है, वहां पे संविधान होता है। और चौथी जो विशेषता है, दोहरी नागरिकता। राज्य के पास में क्या होती है, वहां पे दोहरी नागरिकता। संघात्मक शासन प्रणाली में राज्यों को दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसमें केंद्र की अलग होती है और राज्य की अलग होती है। अगर हम अमेरिका जाएं तो हमें अमेरिका की नागरिकता लेनी पड़ेगी, फिर वहां पे अलग जो राज्य है उसकी नागरिकता लेनी होती है। और वहां फॉर एग्जाम्पल वहां पे जैसे 50 राज्य, जैसे के अंदर कितने हैं, 50 राज्य, तो उसमें से कोई सा भी राज्य क्या हो सकता है, अपने आप को स्वतंत्र है, मतलब वो अलग हो सकता है, मतलब अमेरिका से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। ऐसी वहां पे ऐसे प्रावधान रखे गए, ऐसे नियम वगैरह बनाए गए। यानी 50 राज्य हैं और राज्य क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। अलग होने का भी उनको क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन इसके विपरीत एकात्मक शासन, और एकात्मक शासन के अंदर क्या होता है, एकात्मक शासन प्रणाली है वो कहाँ पे लागू, ब्रिटेन। कहाँ पे लागू है, ब्रिटेन के अंदर एकात्मक शासन प्रणाली लागू है। लेकिन एकात्मक शासन प्रणाली में समझौते का परिणाम ये व्यवस्था लागू नहीं है, देश के ठीक विपरीत है। और एकात्मक शासन प्रणाली में राज्यों के पास पूर्ण स्वतंत्रता, राज्य के पास में क्या नहीं होती, पूर्ण स्वतंत्रताएं नहीं होती, क्योंकि वहां किसकी चलेगी, केवल उस देश की चलेगी, नहीं कि राज्य की चलेगी। राज्यों को कोई क्या नहीं है, छूट नहीं दी गई है। राज्यों का अपना संविधान, राज्यों का कोई अपना संविधान नहीं होता है एकात्मक शासन व्यवस्था में। और दोहरी नागरिकता का प्रावधान भी नहीं होता है एकात्मक शासन व्यवस्था में। तो ठीक इसके विपरीत कार्य किसमें होता है, एकात्मक शासन व्यवस्था में। तो एकात्मक शासन व्यवस्था के विपरीत कार्य किसमें होता है, संघात्मक शासन व्यवस्था में। ठीक है, और जो है वहां पे संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर क्या है, राज्यों के पास में अपने खुद के पावर होते हैं, अपनी खुद की शक्ति होती है, और उस शक्ति के आधार पे क्या ले सकती है, वो निर्णय ले सकती है। ठीक है, लेकिन केंद्र के अलग पावर है, केंद्र उसमें परिवर्तन कर सकता है अपने मामले के अंदर। अपने मामले में केंद्र क्या होता है, स्वतंत्र होता है, और राज्य भी अपने मामले में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था में। ठीक है, भारत के अंदर जो व्यवस्था है, भारत की शासन व्यवस्था,
भारत की जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है, अर्धसंघात्मक, अर्धसंघात्मक। भारत के अंदर अर्धसंघात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पे लागू की गई। तो ये संघात्मक अर्धसंघात्मक जो व्यवस्था है वो क्यों लागू की गई है, क्योंकि भारत में भारत के नागरिकों की, भारत के राज्यों की और भारत के नागरिकों की एकता व अखंडता की रक्षा के लिए भारत के अंदर क्या होनी रही, एकता अखंडता को स्थापित करने की लिए राज्यों को स्वायत्तता दी गई है। क्या दी गई है, राज्यों को निश्चित स्वायत्तता तो दी गई, छूट तो है लेकिन वो क्या है, निश्चित है, निश्चित स्वतंत्रता, जिसे आप स्वतंत्रता भी कह सकते हैं। मतलब राज्यों को निश्चित स्वतंत्रता दी गई है और उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, उस स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसकी कुछ हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि आपको जानकारी होगी कि संघ का नाम सुना है। संघ मतलब केंद्र 3 प्रकार से अपनी शक्ति को क्या कर रहा है, विभाजन कर रहा है। ठीक है, अब केंद्र किस तरीके से, जिसमें सूचियां, एक होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची, फिर होती है संपत्ति सूची। ये 3 प्रकार की सूचियों का यहाँ पे क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है, और संघ किससे बना है, ये राज्यों से, किससे इसका निर्माण हुआ है, राज्य से। इस वजह से भारत को किस नाम से जाना जाता है, भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, और इन राज्यों से किसका निर्माण हुआ, संघ का निर्माण हुआ है। और इस संघ ने क्या किया, शक्तियों को विभाजन कर दिया। अब संघ सूची एक ऐसी सूची होती है जिसके अंदर केवल महत्वपूर्ण विषयों पे ही कानून बनाए जाते हैं। इस पे महत्वपूर्ण विषयों पर कानून निर्माण क्या जाता है, कानून निर्माण। महत्वपूर्ण विषयों पर इसमें क्या किया जाता है, कानूनों का निर्माण किया जाता है। फिर राज्य को अपनी स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन वो स्वतंत्रता कैसी दी गई है, निश्चित स्वतंत्रता। यानी कुछ हद तक राज्य भी स्वतंत्र है, अपने कुछ फैसले, जैसे अपनी शिक्षा की नीति बना सकता है, अपनी खुद की रक्षा के लिए पुलिस का गठन करता है। ठीक है, तो ये राज्य को स्वतंत्रता दी गई है, अपनी खुद की पुलिस होती है, खुद के कानून वगैरह होते हैं, जो भी टैक्स वगैरह लगाना करना हो अपने राज्य के अंदर, तो उस मामले में ये स्वतंत्र है राज्य। एक होती है संपत्ति सूची। संपत्ति सूची वह सूची होती है जिसमें संघ भी क्या कर सकता है, इसमें कानून बना सकता है, और राज्य भी क्या कर सकता है, इसमें कानून बना सकता है। लेकिन दोनों कानून तो बना सकते हैं इसमें, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आती है, ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होती है, वो स्थिति है विवाद। विवाद उत्पन्न होने पे विवादास्पद स्थिति के दौरान केवल कानून किसके मान्य रहेंगे, संपत्ति सूची के अंदर संघ के। क्योंकि बड़ा कौन होता है, देश होता है, राज्य होता है। ठीक है, तो इसमें प्रांतों का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, केवल किसका रहेगा, संघ के कानूनी मान्य रहेंगे। तो इस तरीके से भारत में संघात्मक एकात्मक शासन प्रणाली का संयोग बताया गया, तत्वों के रूप में इसका मिश्रण बताया गया। इसमें संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है और एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषता इसके विपरीत, और इस तरीके की व्यवस्थाएं भारत के अंदर ये पढ़ते हुए। तो आपकी ये टोटल 11 विशेषताएं कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ में हम इसकी नेक्स्ट विशेषता के बारे में अध्ययन करते हैं। टोटल 20 विशेषताएं हैं, जिसमें से हमने कल 10 का अध्ययन कर लिया, और ये 11वीं जो विशेषता है संघात्मक या एकात्मक शासन प्रणाली, और 12वीं जो विशेषता है, 12वीं विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। अब कैसे है स्वतंत्र न्यायपालिका, कैसे है भारत के अंदर, किस तरीके से है स्वतंत्र न्यायपालिका, कि यहाँ पे भारतीय नागरिकों को
अधिकार, सॉरी मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की रक्षा। स्वतंत्र न्यायपालिका से अभिप्राय है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की क्या करती है, रक्षा करती है। मतलब न्यायालय क्या करता है, हमारे नागरिकों को जो संविधान के द्वारा जो अधिकार प्राप्त है उन अधिकारों की रक्षा का दायित्व किसका है, स्वतंत्र न्यायपालिका, मतलब न्यायपालिका का ये अधिकार है, वो हमारे मौलिक अधिकारों की क्या करे, रक्षा करे। ठीक है। और दूसरा है संविधान की व्याख्या, संविधान की व्याख्या। संविधान की व्याख्या भी कर सकता है, कौन कर सकता है, न्यायालय। अगर कोई ऐसा कानून बना दे जो जनहितकारी नहीं हो, जिससे जनता को नुकसान होगा, तो उस दौरान न्यायालय क्या कर सकता है, उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, उस कानून को क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है और उसकी संपूर्ण रूपरेखा का अध्ययन करने के पश्चात वो सही है या गलत है उस पर वो निर्णय देगा। तो इसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी किसको दिया गया है, न्यायालय को दिया गया है। ठीक है। ये आपकी टोटल 12 विशेषताएं कंप्लीट, 13वीं विशेषता, टोटल 20 विशेषताएं है, उसमें से हमने 12 का अध्ययन कर लिया। और 13वीं जो विशेषता है भारतीय संविधान की कठोर एवं लचीले का मिश्रण, कठोर एवं लचीलेपन का क्या है, ये मिश्रण भी है। इसमें देखो कि संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन जो किया गया, उसमें अनुच्छेद 368, कौन सा, अनुच्छेद 368। अब अनुच्छेद 368 हमें बताता है कि कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण किस तरीके से, 3 प्रकार से हम इसका अध्ययन करेंगे। 3 इसके प्रमुख बिंदु, उन बिंदुओं के माध्यम से हम इसका अध्ययन करेंगे। अब वो 3 बिंदु कौन से हैं, नंबर 1 है जो साधारण बहुमत से संशोधन। कुछ ऐसे संशोधन है जिसमें लंबी प्रक्रिया नहीं चलती है, साधारण बहुमत के माध्यम से उसको क्या किया जा सकता है, समाधान किया जा सकता है। तो साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, और साधारण बहुमत के द्वारा कैसे संशोधन किया जा सकता है, किस तरीके से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, कुछ फैसले इसमें संसद सदस्यों का वेतन निर्धारण, वेतन संबंधी आ गए, वेतन संबंधित मांग, मतलब संसद सदस्यों का जो वेतन है वो निर्धारित करना हो तो साधारण बहुमत के माध्यम से क्या किया जा सकता है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। नंबर 2 राज्यों का पुनर्गठन, मतलब नए राज्य बनाए जा सकते हैं, राज्यों को पुनर्गठन किया जा सकता है। विधान परिषद का गठन, वो विधान परिषद का गठन